भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे नहीं होते। कभी पार्टी के किसी प्रज्ञान विद्वान ने यह कहा था, लफ्जों में जितना विश्वास था उतना ही अहंकार। लेकिन फिर भाजपा में इस्तीफे हो जाते हैं और किसी को कानों कान भनक भी नहीं लगती है कि ऐसा क्यों हुआ है। बात सिर्फ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की ही नहीं है। नोटबंदी के वक्त भाजपा के चहेते आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल का 2019 लोकसभा चुनाव से पहले अचानक से इस्तीफा हुआ और वो गुमनामी के रसातल में चले गए। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अचानक इस्तीफा हुआ। अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का संसद सत्र के पहले ही दिन इस्तीफा हो गया। वैसे लिस्ट में ऐसे और भी कई नाम हैं और राजनीतिक हलकों में ये सुगबुगाहट भी है कि आने वाले दिनों में ऐसे कई इस्तीफे और हो सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू मीडिया और मैं हूं रवि सिन्हा। राजनीति के अखाड़े में कब कौन किसे पटखनी दे दे, ये बस मौके की बात है। इसलिए हर कोई मौका नहीं देना चाहता है। भारतीय राजनीति में यह भी जरूरी नहीं है कि मौके केवल विरोधी ही खोजते हैं। यहाँ तो अपनी पार्टी के भी लोग हर समय तैयार खड़े रहते हैं, कोई उस पद पर आने के लिए तो कोई उससे ज्यादा बेशर्मी ढिठाई के रूप दिखाकर उसकी लिस्ट में आने के लिए। अभी आज जिसका आश्चर्य किया जा रहा है, उन्होंने तो अपनी मजबूत गर्दन इतनी दबा ली थी कि कोई बता भी नहीं सकता था सच में इनका चेहरा शरीर पर टिका है भी कि नहीं। झुकने की तमाम परंपराओं की सीमा लांघकर इतना झुकते चले गए कि मालूम ही नहीं चला कि वह अपने पद के बोझ से झुक रहे हैं या कर्तव्य बोझ से पांव छू रहे हैं। मॉनसून सत्र का पहला दिन सोमवार और दिन था भगवान शिव के अभिषेक का, लेकिन राजनीति का ऐसा इस्तीफा अभिषेक हो सकता है इसकी शायद भगवान शिव ने भी कल्पना नहीं की होगी कि पूजा में सरकार इतना बड़ा प्रसाद चढ़ाएगी। अकल्पनीय, अविश्वसनीय। शायद इसी को मोदी का मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति यूं अचानक बीमार हो जाता है, यहां तक तो ठीक है, कभी कभी तो बिना बीमारी के व्यक्ति मर भी जाता है। ईश्वर सभी को कुशल और सलामत रखे। बचे रहे तो अगली किसी और पार्टी की सरकार में पद ले लेंगे। हमारे यहाँ तो इतना चलता ही रहता है कि सत्ता में रहते चाहो तो दूसरे को कितना भी जलील करो, जरूरत पड़ने पर वह खुद जलील होने को तैयार रहते हैं। वर्तमान की राजनीति में कौन किसका है दावा नहीं किया जा सकता, बस किसकी जरूरत है इस पर सब कुछ निर्भर करता है। कभी के छोटे नाम नवाबी करने लगते हैं और नवाबों की औकात रखने वाले उनके महलों में सेवा चाकरी करने दौड़ पड़ते हैं। यहाँ सब जायज है। आम जन को भी ऐसी शिक्षा लेनी चाहिए ताकि कभी भी जिंदगी सड़कों पे न रेंगने को मजबूर हो। धनखड़ के इस्तीफे में कारण शारीरिक अस्वस्थता लिखा गया, लेकिन क्या शारीरिक अस्वस्थता में मानसिक और चारित्रिक अस्वस्थता को भी परिभाषित किया जा सकता है? मेरे ख्याल से नहीं, लेकिन इसे नंगी आंखों से देखा और महसूस तो किया ही जा सकता है। बेशक आप राजनीति में ऊंचे ऊंचे पदों पर रहे हो, लेकिन इसका मतलब यह कभी नहीं हो सकता है कि आप उस पद के लिए लायक थे। जब भी आपको पद दिया गया उसमें आपके चरित्र के हिसाब से पद देने वालों की जरूरत ज्यादा थी, पूरी हुई और फिर छुट्टी हुई। वर्तमान राजनीति देश की जरूरत को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी कुर्सी को बचाए रखने की मजबूरी से गुजर रही है। सत्र चल रहा है, लेकिन इसके महत्व को दरकिनार कर दिया गया। देश के अति महत्वपूर्ण मुद्दे जवाब के इंतजार में महीनों से संसद के गलियारे में घूम रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री विदेश भ्रमण पर निकल जा रहे हैं। सेना, देश की सुरक्षा, देश की अर्थव्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, सभी मुद्दे प्रधानमंत्री को आवाज दे रहे हैं कि चले आओ। जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति, जिनका नाम अब सियासी गलियारों में तलवे चाटने की कला के लिए जाना जाएगा, पद की गरिमा को ताक पर रख सत्ता के गलियारों में चमचमाते जूतों की चमक बढ़ाने में माहिर धनखड़ ने साबित कर दिया कि तरस में मिला पद बस इतनी ही औकात रखता है। ये वो शख्स हैं जिन्होंने संवैधानिक कुर्सी को चाटुकारिता का मंच बना डाला,
राज्यसभा में उनकी हरकतें देखिए, जैसे कोई नौसिखिया दरबारी जो मालिक की भौहें पढ़कर तालियां बजा दे। शर्म खैर छोड़ो। जब विपक्ष की आवाज दबाने का मौका मिला तो धनखड़ जी ने ऐसा उत्साह दिखाया मानो सत्ता की चौखट पर सजदा करने का मेडल जीत लिया हो। किसान पुत्र होने का ढोल पीटते रहे, पर जब बात जाट बेटियों की इज्जत की आई तो बृजभूषण जैसे लोगों के सामने चुप्पी साध ली। ये है इनकी इज्जत की कीमत, सत्ता के टुकड़ों पर टिकी लाचारी। और हाँ, इस्तीफा भी क्या खूब दिया। स्वास्थ्य कारण बताकर कुर्सी छोड़ी, पर सियासी हलकों में सब जानते हैं ये बस बहाना था। जब सत्ता के आका नाराज हो जाएं तो चमचों को कुर्सी डोलने लगती है। धनखड़ जी, आपने साबित कर दिया, जो सत्ता की सीढ़ियां चाट कर चढ़े उनकी इज्जत भी उसी धूल में मिल जाती है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जब तक खुद नहीं बोलेंगे तब तक किसी को भी धनखड़ गति की हकीकत का पता नहीं चलेगा। और मेरा पक्का यकीन है पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब तब तक अपना मुंह नहीं खोलेंगे जब तक कि माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी पद पर मौजूद हैं। देश के इतिहास में धनखड़ गति कोई नई घटना नहीं है। हर राजनीतिक दल में धनखड़ गति प्राप्त माननीयों की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन भाजपा ने उपराष्ट्रपति पद पर बैठे अपने कार्यकर्ता को धनखड़ गति प्रदान कर नया कीर्तिमान बनाया है। इससे पहले कि भाजपा में धनखड़ गति प्राप्त नेताओं की शिनाख्त की जाए, हमें जनसंघ को भी देखना होगा। जनसंघ के संस्थापक बलराज मधोक का नाम आता है। वे अतीत में धनखड़ गति को पाने वाले शायद पहले नेता थे। 1980 में भाजपा के गठन के बाद तमाम नेता और संघ प्रचारक धनखड़ गति को प्राप्त हुए। इनमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का नाम सबसे पहले आता है। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह और भी ऐसे कई नाम ध्यान में आते हैं। सत्तारूढ़ भाजपा में राज्य स्तर पर धनखड़ गति पाने वालों की फहरिस्त बहुत लंबी है, इसलिए राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं। भाजपा में 2014 के बाद धनखड़ गति पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और प्रोफेसर मुरली मनोहर जोशी प्रमुख हैं। उनके बाद जितने भी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के खिलाफ मुंह खोला, जिसने भी ऐसी हिमाकत की, वो धनखड़ गति को प्राप्त हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, सुब्रमण्यम स्वामी, सतपाल मलिक, वसुंधरा राजे सिंधिया भी धनखड़ गति को प्राप्त हो चुके हैं। नेता ही नहीं, आईएएस और आईपीएस अधिकारी और न्यायाधीश भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। एक जमाने में भाजपा के अल्पसंख्यक चेहरे मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज खां का कोई अता पता नहीं है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण तोगड़िया, साध्वी रितंभरा, साध्वी प्रज्ञा तक धनखड़ गति को प्राप्त हो चुके हैं। धनखड़ गति पाने वालों में धुर संघी भी शामिल हैं। गोविंदाचार्य हो या पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी का नाम आप इस फहरिस्त में डाल सकते हैं। लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा ताई भी धनखड़ गति को प्राप्त हो चुकी हैं। संघ के संजय जोशी कहां हैं आजकल, वो भी धनखड़ गति को प्राप्त हो चुके हैं। दरअसल जो नेता धनखड़ गति को प्राप्त हुए वो मोदी के खिलाफ मुखर होने का दुस्साहस कर बैठे। कुछ ने धनखड़ गति से बचने के लिए या तो मौन साध लिया या फिर चारण भाट बन गए। रक्षा मंत्री हो या भूतल परिवहन मंत्री, सब के सब मौन साध कर बैठे हैं। इस समय सभी मोदी जी की निर्ममता से आतंकित हैं। मोदी पार्टी के भीतर हो या बाहर अपनी मुखालफत बर्दाश्त नहीं करते हैं। जो उनके खिलाफ खड़ा होता है उसे लोया गति या धनखड़ गति प्रदान कर दी जाती है। ये सिलसिला थमा नहीं है। कल किस नेता को धनखड़ बना दिया जाए ये कोई नहीं जानता है। धनखड़ गति पहले भी दी जाती थी, लेकिन कांग्रेस शासन में इसका नाम कुछ और रहा होगा। भाजपा में जितने भी विभीषण शामिल किए गए उनमें से अपवादों को छोड़ अधिकांश को धनखड़ गति दे दी गई है। जो धनखड़ गति को प्राप्त नहीं हुए हैं उनकी सूची भाजपा के धनखड़ों से बड़ी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस के पास माननीय जगदीप धनखड़ जैसा कोई सर्वविदित नाम नहीं है जो राजनीतिक कारणों से धनखड़ गति को प्राप्त हुआ हो।
राजनीति में धनकर गति पाने वाले लोगों की आत्मा भटकती रहती है। धनकर गति को आप राजनीतिक मोक्ष भी कह सकते हैं। जिन्हें मोक्ष नहीं मिला उनकी आत्माएं सौर मंडल में भटक रही हैं। राजनीति में भटकती आत्माओं का एक अलग महत्व है जो वर्षों तक मोक्ष को प्राप्त नहीं होते हैं। राजनीतिक दलों में रणछोड़ लोगों की कीमत 2 कौड़ी की हो जाती है। हम ऐसे तमाम धनकर गति प्राप्त नेताओं को जानते हैं जो आजकल महफिलें सजाने के लिए तरसते रहते हैं। धनकर गति में किसी को भी कभी भी किसी समय शामिल किया जा सकता है। धनकर गति में शामिल होने के बाद कौन कहां किस हाल में रहेगा ये हकीकत कोई नहीं जानता है। राजनीति में जिसे धनकर नहीं बनाना होता उसके लिए ढोल नहीं पीटे जाते। जो व्यक्ति धनकर व्यक्ति बनाया जाता है वो खुद ही गाल बचाकर धनकर गति के लिए खुद को होम कर देता है। कांग्रेस में अर्जुन सिंह से लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे नेताओं की लंबी फहरिस्त है जो अपने समय में धनकर गति को प्राप्त हुए। माधवराव सिंधिया को भी कुछ समय के लिए धनकर गति से गुजरना पड़ा। इसलिए आप कह सकते हैं कि धनकर की गति धनकर जाने और न जाने कोई। आप अपनी याददाश्त के बल पर देश में समय समय पर धनकर गति पाने वालों की फहरिस्त को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मुद्दा यह है पूर्व राष्ट्रपति श्री जगदीप धनकर को जिस तरह बेइज्जत करके पद से हटाया गया उसने लोगों को चौंका दिया है। ऐसी विदाई आज तक किसी उपराष्ट्रपति की नहीं हुई थी। उनका न कोई विदाई समारोह, न कोई संघ और भाजपा का नेता उनके पास फटका, न किसी ने सहानुभूति के 2 शब्द बोले। जिस प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने पूरी रीढ़ मोड़ कर रख दी उसने भी इस्तीफे के 16 घंटे बाद उनके लिए रूखी 4 लाइनें लिखकर निपटा दिया। जबकि इन्हीं मोदी जी ने कांग्रेस के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की विदाई के समय खासा लंबा भाषण दिया था और कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के लिए तो वो बिल्कुल रुआंसे हो गए थे। अब सुना है धनकर जी के प्रति अभी भी मोदी जी का मन नहीं भरा है और उन्होंने तत्काल घर खाली करने का नोटिस भिजवा दिया है। उनका दफ्तर भी सील कर दिया गया है। जबकि सामान्यतया घर खाली करने को 30 दिन का समय दिया जाता है। वैसे बाद में पीआईबी ने इस खबर का खंडन कर दिया जब सोशल मीडिया पे छिछालेदार हो चुकी थी। इन सब को देखते हुए अब बस इसी बात की कसर रह गई है कि कहीं मोदी सरकार राष्ट्रद्रोह के आरोप में उन्हें जेल न भिजवा दे। यही नहीं, जिन कथित स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया वो कहीं सच न हो जाए और इतने मानसिक दबाव के चलते बीमार होकर वे अस्पताल न पहुंच जाएं। दरअसल ये चिंता जितनी मेरी है उससे कहीं ज्यादा कांग्रेस पार्टी की, उस कांग्रेस पार्टी की जो धनकर के खिलाफ महाभियोग लाना चाहती थी। अचानक से धनकर आदर्श राजनेता और किसान पुत्र हो गए। खैर, कांग्रेस क्या जाने क्या होता है मौके पे चौका मारना और क्या होता है सेल्फ गोल कर लेना। ये राजनीति का हमाम है साहब, और आइडियोलॉजिकली नंगा विपक्ष क्या उतारे नंगे सत्ता पक्ष के कपड़े। कल को अगर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोल दें कि राज्यपाल के तौर पे महामहिम धनकर जी ने कोई परेशान नहीं किया था, वो तो पिता तुल्य थे, तो कैसा आश्चर्य। खैर, हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है।